हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज जो है आपके हिंदी साहित्य की 8 नंबर क्लास एमसीक्यूज की रहने वाली है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कुल 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 में से मैं आपके बना देती हूँ 100 क्वेश्चन। दोस्तों अगर नहीं बनते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि 100 क्वेश्चन नहीं बने हैं। दोस्तों क्योंकि ऑप्शन 4 आते हैं या क्वेश्चन आता है, उसका मैं पूरा पूरा एनालिसिस आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों उस कवि से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जन्म से लेकर जीवन परिचय से लेकर उसकी रचनाओं से लेकर उसकी भाषा से लेकर, तो दोस्तों वो मैं आपके सामने रखती हूँ। दोस्तों तो चलते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही रजब गजब का क्वेश्चन आ गया। दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके जो है सामने आ गया है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रजब ने गजब किया सिर पर बांधिया मोड़, कथन किस संत का है। क्वेश्चन भी गजब है, रजब रजब ने भी गजब किया। दोस्तों तो फटाफट आंसर दे दीजिए। दोस्तों इसमें आपके हैं रजब जी, मलुकदास जी, सुंदरदास जी, दादू दयाल जी। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, सोच समझ के आंसर देना कि ये पंक्ति जो है किस संत की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपके नोट्स में से एक भी लाइन जो है नहीं छोड़ रही हूँ। दोस्तों आपको पता ही है कि जो है मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रही हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपके पहले आदिकाल करवाया, उसके बाद मैं आपके भक्ति काल में आ गई हूँ। दोस्तों भक्ति काल में अपने चल रही हैं संत काव्यधारा। संत काव्यधारा में आज अपन दादू दयाल जी के ऊपर आ गए। दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके के आऊँगी। दोस्तों और जो छूट जाता है उसको मैं एनालिसिस के माध्यम से आपको बता दूंगी। दोस्तों तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको ये जो क्वेश्चन है इसी को बस कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपके जो है साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपके फर्स्ट ग्रेड का भी कंप्लीट हो रहा है, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट हो रहा है, नीट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कोई से भी आप तैयारी कर लो जिसमें आपके हिंदी सब्जेक्ट है। दोस्तों वो सब आपके इसमें कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो आप निश्चिंत रहिए और फटाफट से आंसर का जवाब देते रहिए और बताते रहिए कि आपके जो है 10 में से 10 का स्कोर किस किस के रहा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और ये ज़रूर बताना कि दोस्तों आप कहाँ से मेरी क्लास जो है देख रहे हैं। दोस्तों क्योंकि मेरी जो शक्ल है आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप मेरी क्लास को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लग रही है। दोस्तों तो ये हो गई आपके थोड़ी नॉर्मल चीज़ें। अब चलते हैं अपने जो है पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या है कि रजब ने गजब किया सिर पर बांधिया मोड़, कथन किस संत का है या पंक्ति किस संत की है। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। दोस्तों तो जो इससे पहले अपन बात करें रजब, तो संत रजब जी के ऊपर बात करें। दोस्तों तो संत रजब जी का जो जन्म है दोस्तों 1568 ईस्वी के अंदर जयपुर सांगानेर में आपके इनका जन्म हुआ। दोस्तों तो दोस्तों इससे आपके एक चीज़ और आ जाती है कि ये चार ही ऑप्शन मान लो आप, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा और इसमें से ये पूछ लेगा कि इनमें से या निम्न में से कौन सा संत अपने राजस्थान से संबंधित हैं, अपने राजस्थान से संबंधित हैं। तो आपने जो है रजब जी जो हैं जयपुर सांगानेर के ही हैं, तो दोस्तों ये अपने राजस्थान के अंदर ही हैं, तो ये अपने राजस्थान के संत थे। तो दोस्तों ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, चार संत दे देगा और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा संत अपने राजस्थान से संबंधित हैं। तो ये अपने राजस्थान के रहने वाले हैं या इनका जन्म राजस्थान में हुआ। दोस्तों तो ये अपने राजस्थान के संत हैं, तो ये अपने राजस्थान से संबंधित संत हुए। तो 1568 ईस्वी में इनका जन्म जयपुर सांगानेर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम मिल जाएगा दोस्तों वो मिलेगा आपको रजब अली खान। क्या मिलेगा दोस्तों? रजब अली खान इनका पूरा नाम आपको मिल जाएगा। ये जाति से पठान थे। क्या थे दोस्तों? ये जाति से पठान थे। दोस्तों क्या थे दोस्तों? पठान थे। और बात करें दोस्तों, जो इनके पिताजी थे वो मानसिंह की सेना में सैनिक थे। क्या थे दोस्तों? मानसिंह की सेना में सैनिक थे।
तो अगर ये पंक्ति कैसे कही, किसने कही, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो क्या हुआ था कि इनकी बारात एक बार आमेर में आई थी। एक बार ही आती है बारात, बार बार नहीं आती। तो इनकी बारात जो है आमेर जयपुर के अंदर आई थी। ये जयपुर के थे, लेकिन इनकी बारात कहाँ गई थी? आमेर जयपुर में गई थी। जहाँ रजब को जो है रजब जी को पता चला है कि दादू दयाल जी वहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर आमेर या आमेर में आए हुए हैं। तो रजब जी ने क्या किया? रजब जी ने जनवासे से सीधे ही इनके पास रजब जी जनवासे यानी बारात से सीधे ही बारात में आए थे। तो बारात में जहाँ बारात को उतारा जाता था उसको वहाँ जनवासा कहते थे। जनवासे से सीधे दादू दयाल जी के पास चले गए, और दादू दयाल जी के पास गए, और दादू दयाल जी की जो बातें सुनी, उन बातों से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और शादी से इनकार करने के बाद इन्होंने दादू दयाल जी की शिष्यता स्वीकार कर ली। तो तब दादू दयाल जी ने कहा कि रजब ने गजब किया, सिर पर बांधिया मोड़। क्या किया दोस्तों? रजब ने गजब किया, सिर पर बांधिया मोड़। और कहते हैं कि तभी से रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, या जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहने वाले संत जो हैं, वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके रजब जी। और ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति आपके किसने कही? तो ये पंक्ति आपके दादू दयाल जी ने कही थी। दादू दयाल जी ने इनको देखकर ये कहा कि रजब ने गजब किया, सिर पर बांधिया मोड़। ये पंक्ति आपकी किसने कही? दादू दयाल जी ने कही। और अगर बात करें दोस्तों, तो इनकी जो रचना आती है सबंगिया सबंगी, रजब जी की रचना आती है सबंगिया सबंगी। और तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबंग या सबंगी किस संत की रचना है? तो दोस्तों अभी जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी दोस्तों, किसकी है दोस्तों? तो रजब जी की है। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पंक्ति किस संत की है? और अगर इस पंक्ति को पूरा लिख दिया जाए कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसकी हो गई दोस्तों? मल्लुक दास जी की। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर मल्लुक दास या मल्लुदास नहीं है दोस्तों, मल्लुक दास जी हैं। मल्लुक दास जी की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म है 1574 ईस्वी में किसमें हुआ था दोस्तों? 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कड़ा नामक स्थान पर कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर। और इनके शिष्य भारत से बाहर नेपाल, काबुल तक भी जाने जाते हैं। ओ, तो आपके एक क्वेश्चन ये बन जाएगा दोस्तों कि किस संत के जो हैं शिष्य भारत से बाहर के भी हैं? तो किस संत के शिष्य? तो मलुकदास जी के शिष्य भारत से बाहर कहाँ के हैं? नेपाल और काबुल तक के इनके शिष्य जाने जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस संत के शिष्य भारत से बाहर के भी हैं? तो मलुकदास जी के शिष्य भारत से बाहर नेपाल और काबुल तक इनके शिष्य जाने जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो मंत्र है ना, ये आलसियों का महामंत्र, क्या इसे क्या कहते हैं? आलसियों का महामंत्र। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि आलसियों का महामंत्र, कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कि कुछ मत करो आप तो अपने सब जो है अपने राम करेंगे जो होगा। क्या कहे? सबके दाता राम, जो अपने राम जी हैं, जो भगवान राम हैं, वो करेंगे वो होगा। आप कहो कोई कुछ मत करो। तो अजगर भी चाकरी नहीं करेगा और पंछी भी काम नहीं करेंगे। और ये जो है आलसियों का महामंत्र है, इसे आलसियों का महामंत्र कहा गया। और ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि आलसियों का महामंत्र देने वाले संत कौन थे? तो वो थे आपके मल्लुकदास जी। और बात करें दोस्तों, मल्लुकदास ने किस भाषा का प्रयोग किया? तो मल्लुकदास ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का दोस्तों? ब्रज और अवधी भाषा का। और बात करें दोस्तों, तो इनकी 3 रचना आती हैं। एक तो भक्त बचावली,
कौन सी आती है दोस्तों? भक्त। और एक आती है दोस्तों रतन खान। कौन सी आती है दोस्तों? रतन खान। और एक आती है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध, ये तीन इनकी रचनाएं आती हैं। तो ये हो गए आपके मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी कड़ा नामक स्थान पे हुआ था। इन्होंने आलसी का महामंत्र दिया था। इनकी भाषा अवधी और ब्रज, और इनके शिष्य नेपाल काबुल तक भी जाने जाते हैं। और इनकी रचना है भक्त बचावली, रत्न खान, ज्ञान बोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी रचनाओं का विरोध किसने किया? केशव की रसमंजरी और मलुकदास की केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी रचनाओं का विरोध किसने किया? देखिए दोस्तों, जो आपके सुंदरदास जी हैं, डी ऑप्शन इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुंदरदास जी जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। किसके दोस्तों? श्रृंगार रस के विरोधी थे या घोर विरोधी थे। तो इन्होंने जो ये रचना है, ये दोनों ही श्रृंगार रस की रचना है। किस रस की दोस्तों? श्रृंगार रस की रचना है। इसीलिए सुंदरदास ने इन दोनों जो है रचनाओं का विरोध किया। और बात करें दोस्तों सुंदरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, तो इनका जन्म 1596 ईस्वी दौसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु की बात करें दोस्तों, तो इनको दादू दयाल जी इनके गुरु हो जाएंगे दोस्तों ना। दादू दयाल जी इनके गुरु हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आता है कि संतों में सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे? तो सबसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे संत थे वो आपके सुंदरदास जी हैं। संतों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे दोस्तों? सुंदरदास जी। और इनको 6 वर्ष की उम्र में दादू दयाल जी ने इनको शिक्षा या दीक्षा ग्रहण की थी। ये दादू दयाल जी से इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी दोस्तों। और ये जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन्होंने इसीलिए केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी का विरोध किया था, क्योंकि ये दोनों ही श्रृंगार रस की रचना थी। और दोस्तों बात करें तो इनके छोटे बड़े करके 42 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे दोस्तों? 42 ग्रंथ थे। 42 ग्रंथों का संकलन जो है किसने किया? तो पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। हरि नारायण शर्मा ने इनके जो है ग्रंथों का संकलन किया था। कितने भागों में किया था? तो 2 भागों में किया था। 2 भागों में किया था। किसमें किया था? सुंदर ग्रंथावली के नाम से, या सुंदर ग्रंथावली में किया था। सुंदर ग्रंथावली में किया था। किसमें किया था दोस्तों? सुंदर ग्रंथावली में किया था। सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इनके 42 ग्रंथों का संकलन किया था। और बात करें दोस्तों, तो इनकी जो रचनाएं आती है दोस्तों, इनकी रचनाओं के ऊपर बात करें तो इनकी रचना आती है दोस्तों सुंदर विलास और ज्ञान समुद्रम। कौन सी आती है दोस्तों? सुंदर विलास, और एक आती है ज्ञान समुद्रम। ये 2 इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं आती हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके आ जाएगा आपके सामने दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से मलुकदास की रचनाओं में शामिल नहीं है। मलुकदास की रचनाओं में शामिल नहीं है दोस्तों। अभी जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी कि जो है संत मलुकदास की 3 रचनाएं थी, जिनमें से भक्त बचावली है, रत्न खान, ये खाब नहीं है, रत्न खान है, ज्ञान बोध है। लेकिन ये सुंदर विलास किसकी है? सुंदरदास जी की रचना है। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? सुंदरदास की रचना है। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि डी ऑप्शन में मतलब सुंदर विलास सुंदरदास जी की रचना है, न कि मलुकदास की रचना है। मलुकदास की 3 रचनाएं हैं, भक्त बचावली, रत्न खान, ज्ञान बोध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका कि नाथ संप्रदाय तथा संतों के मध्य कड़ी का कार्य किस संप्रदाय ने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
नाथ संप्रदाय दा संतों के मध्य कड़ी का कार्य है, अर्थात उन्हें जोड़ने का। कड़ी यानी जोड़ना। क्या करती है कड़ी? जोड़ने का कार्य तो करती हैं। जोड़ने का कार्य किसने किया? तो जोड़ने का कार्य अद्वैतवाद या किस संप्रदाय ने किया? तो अद्वैतवाद। अद्वैतवाद एक वाद भी है, इसको संप्रदाय या वाद। रामावत संप्रदाय हरिदासी या हरिदास निरंजनी संप्रदाय। हरिदासी नहीं है, हरिदास निरंजन संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय। हरिदासी निरंजनी संप्रदाय या विशिष्टाद्वैतवाद। तो दोस्तों जो है आपके नाथ संप्रदाय और संतों के मध्य कड़ी का जो कार्य किया है वो हरिदास निरंजनी संप्रदाय ने किया है। हरिदास निरंजनी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय ने किया। तो सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसने किया? दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन अपन ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था दोस्तों। दादू दयाल जी की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसने किया? तो दादू दयाल की प्रमाणिक रचनाओं का संकलन दादू दयाल नाम से अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था। दादू दयाल नाम से किसने किया था दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी ने। तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से गुरु नानक की रचनाओं में शामिल हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं कौन कौन सी है? फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो गुरु नानक की रचनाएं में मैंने वो भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जप्पू जी हैं, आसादीवार है, रही रास है, सोहिला है। तो सभी इसमें क्या दे रहा है? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन आपके इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की। परम ब्रह्म संप्रदाय या दादू दयाल जी के बारे में अपन ने संपूर्ण जानकारी देख ली थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो दादू दयाल जी ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का आपके अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कबीर की रचनाओं के 3 आधार में शामिल है। कबीर की रचनाओं में कबीर की जो रचना है वो 3 आधारों पर या 3 भागों में थी। कौन कौन सॉरी कबीर की रचनाओं में 3 आधार, यानी कबीरदास ने जो रचनाएं लिखी है दोस्तों उन वो 3 आधारों पे लिखी थी। किन किन आधारों पे? तो कबीर की रचनाओं में 3 आधार थे, नाम, गुरु और प्रेम। तो ये तीनों ही इसमें शामिल है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। नाम भी है, गुरु भी है, प्रेम भी है। तो ये है दोस्तों आपके आज के क्वेश्चन। तो क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और दोस्तों आपके 10 में से 10 का स्कोर किसके बैठ रहा है दोस्तों? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। और क्लास आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता देना दोस्तों। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको इस मेरी क्लास से क्या फ़ायदे हो रहे दोस्तों। और जितने आप MCQ निकालोगे दोस्तों आप उतने ही फ़ायदे में रहोगे दोस्तों। और थ्योरी की क्लास नहीं देखी हो तो आप थ्योरी की क्लास देख लेना, ताकि उससे आपके क्वेश्चन के जो आंसर है देने में आसानी रहेगी। और क्लास को ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ दोस्तों। इसमें मैं आपके कोई सा भी साहित्य बीच में नहीं छोड़ूंगी दोस्तों। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।